बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में ऊंटों के करतब निदर्शकों का मन मोह लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में ऊंटों ने अपने विभिन्न प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ऊंट नृत्य, ऊंट दौड़, साज सज्जा और फर कटिंग जैसे प्रतियोगिताओं में सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के दौरान अनुसंधान केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंचे। जिला कलेक्टर नम्रता वर्णे और साथ ही पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सवरन ने कार्यक्रम का अवलोकन किया। साथ ही आयोजन स्थल पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता के सिंह ने। इस वक्त बीकानेर में कैमल फेस्टिवल का आयोजन चल रहा है और हमारे साथ हैं इस वक्त बीकानेर की जिला कलेक्टर नम्रता जी। क्या कहेंगी कार्यक्रम? आज का ये जो कैमल शो था ये काफ़ी अच्छा और ग्रैंड आयोजन था। बहुत सारे कैमल्स थे, उनका डांस, उनकी रेस और आई थिंक लोगों ने, टूरिस्ट ने, सबने इसको बहुत एंजॉय किया। इससे ना सिर्फ लोगों का इंटरेस्ट कैमल्स में बढ़ेगा बल्कि बीकानेर के टूरिज्म को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। रंग बिरंगे ऊँटों को देखकर, सजे धजे ऊँटों को देखकर कैसा फील करेंगे? बहुत अच्छा लगा। रेगिस्तान को जो हमेशा बोरिंग सा और ब्राउन सा देखते हैं तो उसमें ये कलरफुल जो कैमल्स थे उन्होंने सबका बहुत इंटरेस्ट अट्रैक्ट करा। एसपी साहब हैं रविंद्र जी, क्या कहेंगे? कैमल फेस्टिवल के आयोजन लगातार 2 दिन आयोजन हुए हैं, उन आयोजनों को देखते हुए क्या बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। अभी जो कैमल रेस हुई वो बहुत ही रोमांचित करने वाली थी। बहुत अच्छा अनुभव था इसको देख के और बीकानेर के सभी लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। सभी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये जो फेस्टिवल है ये एक बहुत अच्छा मौका है कि इसके थ्रू हम बीकानेर की जो कला है और संस्कृति है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, उसको और ज़्यादा फैला सकते हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा रंग बिरंगे ऊँटों को देखते हुए क्योंकि आपका पहली बार ही इस तरह की चीज़ देखने को मौका मिला। देखिए, जो अब तक जो देखा था वो टीवी के माध्यम से या ऑनलाइन जो सारी चीज़ें देखी थी, आज ये खुद रियलिटी में देखने का मौका मिला। बहुत अच्छा अनुभव रहा। थैंक यू। बीकानेर की कैमल फेस्टिवल बारे क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा अनुभव था। मेरा पहला अनुभव था बीकानेर कैमल फेस्टिवल। बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज और बहुत ही अच्छा अनुभव था और हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को देश विदेश तक पहुंचाने का बहुत ही अच्छा। रंग बिरंगे नाचते ऊँटों को देखना बहुत ही प्यारा लगा। क्या कहेंगे? इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का कल से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अंदर कल पहला इवेंट हेरिटेज वॉक का किया गया था जो नगर निगम बीकानेर के द्वारा आयोजित किया गया था। नगर निगम और जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट हेरिटेज कमेटी और हेरिटेज सेल का भी एक गठन हुआ है, जिसके अंतर्गत बीकानेर की जो हेरिटेज संपत्तियां हैं, फोक आर्ट हैं, कल्चर हैं, उसको हम बढ़ाने का काम करेंगे। तो कैमल फेस्टिवल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग तरह के कलाओं के कारीगरों को, उनके आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिला है। चाहे वो कैमल हो, फोक डांस हो, म्यूज़िक हो, सब एक जगह एकत्रित हुए हैं और देश नहीं विदेश से भी लोग यहाँ आए हैं। कहीं ना कहीं ये भी माने कि आप भी पहली बार बीकानेर में इस तरह का पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला और चूंकि होस्ट भी हैं आप एक तरह से, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं पहली बार बीकानेर कैमल फेस्टिवल में मुझे देखने का अवसर मिला। पहले इसमें कभी यहाँ नहीं आया था, तो बहुत ही अच्छा अनुभव मेरे लिए है, देखने को लगा। और कई चीज़ें इसमें हमें आइडियाज़ भी मिले हैं कि किस तरह से इसको और प्रमोट किया जाए। इस फेस्टिवल के बाद, फेस्टिवल 3 दिन का है, बट इनकी लाइवलीहुड, इनकी चीज़ों पर काम करने का, इनको और प्रमोट करने का हम पूरा प्रयास करेंगे प्रशासन की तरफ से। ये थे मयंक मनीष। और तमाम तरह की बात अगर करें तो बीकानेर के इस कैमल फेस्टिवल का जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ज़बरदस्त जो लोगों का रश है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मिला के एक तरह से कहा जा सकता है कि कैमल फेस्टिवल का दूसरा दिन भी यादगार रहा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बीकानेर में कार्यक्रम के दौरान स्कूली शिक्षा और शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर बोर्ड के एग्जाम के बाद होंगे और चुनाव के कारण अभी तक ट्रांसफर का प्रतिबंध था। हालांकि अब ट्रांसफर की प्रक्रिया एग्जाम के बाद शुरू होगी। मंत्री दिलावर ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थिति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर संसाधन न हो, शिक्षकों की उपलब्धता न हो और छात्रों को अंग्रेजी पढ़ने में डर हो तो ऐसे स्कूलों को बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं तो वहां अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा नहीं चल सकती है। इस दौरान हमारे संवाददाता के सिंह ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के पंचायती राज एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी। सर दिलावर साहब, नोखा के सीलवा में इतना बड़ा एक तरह से विजिट आपका और अंग्रेजी माध्यम की स्कूल का एक तरह से पद्माराम जी की जो द्वारा जो याद में बनाई जा रही है उसके बारे में क्या कहेंगे?
मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ठेठ गांव में जहां पूज्य पद्माराम जी की यादें हैं और उनके सुपुत्रों ने ऐसा निर्णय लिया है कि हम जहां जन्मे हैं वहां के बच्चे भी श्रेष्ठ बने और इस धरती पर जन्मे बच्चे देश का नाम रोशन करें। इसलिए उनको प्रारंभ से ही अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा वातावरण हो और देश की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी भी उनको मुहैया कराई जाए और इसलिए इसका निर्माण करें। जो मैं समझता हूँ इससे बड़ा परोपकार का काम कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ऐसी आशा है, पूरा विश्वास है कि यहाँ से देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक निकलेंगे, सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर निकलेंगे, सर्वश्रेष्ठ व्यापारी निकलेंगे, सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति निकलेंगे और सर्वश्रेष्ठ लोग ऐसे निकलेंगे जो प्रदेश और देश का संचालन करेंगे, नेतृत्व करेंगे। हाँ, उस पुस्तकालय में लाखों, ई लाइब्रेरी में लाखों पुस्तकें हैं, उसको पढ़ करके कई प्रकार के कई क्षेत्रों का ज्ञान अर्जन कर पाएंगे। सर, जहां एक और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बंद कर रहे हैं, और आज हम आपको देख रहे हैं कि आप आज विजिट करने आए हैं, तो कहाँ ये बात? देखो, अंग्रेजी विद्यालय होना कोई गलत बात नहीं है, अंग्रेजी सीखना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके लिए संसाधन होने चाहिए। अंग्रेजी में अध्ययन किए हुए अध्यापक होने चाहिए, अंग्रेजी की पुस्तकें होना चाहिए और बिल्डिंग भी पर्याप्त होना चाहिए। इसके बिना ही हिंदी विद्यालयों पर बोर्ड लटका देना कि ये अंग्रेजी विद्यालय हो गए, इससे बड़ी बेईमानी और बच्चों के साथ दुष्टता कोई और हो नहीं सकती है। जो पूर्व सरकार जो कांग्रेस की थी उन्होंने किया, और उसके दुष्परिणाम क्या रहे? प्रदेश की लाखों बच्चियों ने, छात्राओं ने और विद्यालय छोड़ दिया, क्योंकि वह कक्षा 1 से ही हिंदी पढ़ती आई थी। एकदम उनको कहा गया तुम 6ठी 7वीं में भी हिंदी पढ़ो, आगे बढ़ो। कैसे पढ़ेंगी? और इस डर के मारे कि वो एकदम हिंदी नहीं पढ़ पाती, नहीं, और पढ़ेंगी तो पास नहीं हो पाएंगी, मेरा कुछ साल बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने या तो विद्यालय छोड़ दिया या प्राइवेट विद्यालयों की शरण ली। कोई भी माँ बाप 5, 7, 8, 10 किलोमीटर पैदल अपनी बच्चियों को नहीं भेजना चाहता। कोई भी जाकर के अपनी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को शहर में रख करके अकेली को वो पढ़ाएगा, ऐसा अभी मानस नहीं बना जनता का। इसलिए बहुत नुकसान हुआ है राजस्थान का। पंचायती राज सीमांकन, अब चूंकि आप संयोजक हैं, किस तरह से, क्या, कब तक उम्मीद करें? मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इसको करने वाले हैं, और जो चुनाव होंगे वो जो पुनर्गठन, पुनर्सीमन होगा पंचायतों का, उससे ही होगा। एक ज़्यादातर जो विपक्ष है, जो आरोप ये लगाता है कि सरकार के मंत्रियों की और विधायकों की, भाजपा कार्यकर्ताओं की, तमाम ये जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स, जो सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, ऐसा कुछ क्या? इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। ये तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इन्होंने तो धारा 370 समाप्त करी, उसका भी विरोध किया, उसके बारे में अनर्गल चर्चाएं की। भगवान राम का जब मंदिर बनने की चर्चाएं हुई, तभी भी इन्होंने कहा भगवान राम तो कपोल कल्पित कल्पना है, भगवान राम तो कोई है ही नहीं देश में, इसलिए ऐसे लोगों की चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा अंतिम सवाल, लोगों को बहुप्रतीक्षा है ट्रांसफर्स की, टीचर्स ट्रांसफर्स की, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ट्रांसफर सतत प्रक्रिया है, होना चाहिए, लेकिन पूरे साल ही ट्रांसफर होना चाहिए ये भी ठीक नहीं है। आप समझदार लोग सब जानते हैं कि जब लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद ही लोकसभा के थोड़े दिन बाद चुनाव हो गए, लोकसभा के चुनाव के बाद ही उपचुनाव हो गए, उपचुनाव के बाद ही अभी आपको पता है कि बोर्ड की ये लोकल परीक्षाएं चली, लोकल परीक्षा समाप्त हुई तो बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी चालू हुई, बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। क्या इस पीरियड में ट्रांसफ़र करने चाहिए थे? नहीं करने चाहिए थे, लेकिन जो ही बोर्ड की परीक्षा होगी, समाप्त होगी मार्च में, ट्रांसफ़र खुलेंगे। धन्यवाद। ये थे मदन दिलावर, जिनका कहना है कि ट्रांसफर्स जो शिक्षा विभाग में जो अब तक नहीं खुले हैं, वो अभी इस सत्र के एंड में जरूर खुलेंगे, और उम्मीद ये की जा रही है कि आम
जो ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जो धारणा है वो बिल्कुल झूठ है, ये कहना है मदन दिलावर का। के सिंह, नोखा, सीलवा, बीकानेर। भरतपुर जिले के वैर थाना क्षेत्र के भोंडा गांव में चारागाह भूमि पर अवैध खनन रोकने की मांग को लेकर चल रहे धरने प्रदर्शन पर देर रात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि पुलिस ने हिरासत में लिए गए ग्रामीणों के साथ मारपीट की और एक महिला के साथ भी थाना प्रभारी जनक सिंह ने दुर्व्यवहार किया। इस घटना के विरोध में धौलपुर करौली सांसद भजनलाल जाटव धरना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ अन्याय बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद जाटव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के इरादे पर प्रशासन गरीब ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। उन्होंने अवैध खनन के मुद्दे पर भी चिंता जताई और ग्रामीणों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। आज लगातार 25-26 दिन से भोंडा गांव एवं आसपास के ग्रामवासी अपनी कुछ गांवों की एरिया की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने आज सुबह 3 बजे तड़के जो कड़ाके की ठंड है उस ठंड के अंदर जो धरने पर बैठे थे 5 से 10 लोगों को जो रात में सो रहे थे उनको बर्बरत तरीक़ा से उनकी पिटाई की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और यहाँ तक कि एक महिला वहाँ पर जो थी उसकी लात घूंसों से पिटाई की गई। जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमें प्रावधान दिया है संविधान के अंदर कि हम लोग धरना प्रदर्शन हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कर सकते हैं, परंतु प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से उनको दबाव डालने के लिए कि आप लोग आंदोलन ख़त्म करो और नहीं तो आपको हम लोग मुकदमे ठोक देंगे। उनके बच्चों को डराया जा रहा है, उनके माता पिताओं को डराया जा रहा है, गांव की महिलाओं को धमकी दी जा रही है, उनके रिश्तेदारों को धमकी दी जा रही है। लोकतंत्र में ऐसे कभी नहीं चलता। सही को सही प्रशासन ने ही सीमा ज्ञान कराया और प्रशासन ने कहा कि ये भूमि चारागाह की है। प्रशासन ने उसके अंदर उसमें एक नाली खोदी गई गहरी, भाई ये भूमि चारागाह की है, सीमा ज्ञान हो गया। और उसके उपरांत पुलिस उस वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रही है। मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि जो आसपास के ग्रामीणों का जो साथ देना चाहिए था, साथ उनका देना चाहिए, परंतु उनका साथ ना देकर वहाँ के और कोई व्यक्ति है क्रेशर जोन का, उसका साथ दे रही है। निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खेल है। इसमें सभी लोग लिप्त हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है और अभी हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, संतुष्टपूर्वक कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। जो सुशासन की भारतीय जनता पार्टी कहने वाली सरकार के हम सुशासन देंगे, ऐसा सुशासन मुझे लगता है जनता को नहीं चाहिए। तो मैं आप लोगों को के माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार जागे और उन जो निर्दोष लोग हैं उनको रिहा करे, नहीं तो आगे जो भी लोग आंदोलन करेंगे, यहाँ पर जो कानून व्यवस्था खराब होती है वो प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है। झालावाड़ जिले में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों से बात की। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने जिले के नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। साथ ही कार्यक्रम में पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्त विभाग सहित विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 300 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। इसके साथ ही जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया। इसमें ऊर्जा, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, पर्यटन और पंचायती राज विभाग के कार्य शामिल है। आज जिस तरह से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी की रोजगार उत्सव के तरफ से हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा एक रोजगार उत्सव जो चल रहा है, उसमें हमारे सबकी भावना और अनुरूप जो काम हो रहा है, उसमें युवाओं को रोजगार के लिए जो काम किया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी सराहनीय की बात है। और आने वाले समय में जिस तरह से हम सब मिल करके एक रोजगार उत्सव के रूप में
काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो युवाओं को बेरोजगार के तरफ जो भागना पड़ता था, उसमें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में हर महीने, हर 2 महीने में एक रोजगार उत्सव जब मेला लगता है, उसमें आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि हमारे झालावाड़ जिले में भी 284 करीब युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि दिनों दिन रोजगार युवाओं को मिले, और उसके लारे इसके लिए जो बेरोजगारी है उसको खत्म करके आने वाले समय में, जिस तरह से हमारा लक्ष्य है कि आने वाले समय में पूरे राजस्थान में 4 लाख लोगों को जो रोजगार देने का जो अवसर दिया जा रहा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और दिनों दिन युवाओं को रोजगार मिल रहा है। और इसके लिए मैं सम्मान्य देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्मान्य वसुंधरा राजे जी और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री सम्मान्य भजन लाल जी, इनको मैं साधुवाद देता हूँ कि जब झालावाड़ जिले का आने का सौभाग्य मिलता है तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि आने वाले समय में इस झालावाड़ का भविष्य उज्जवल हो और पूरे राजस्थान का भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत माता। टोंक जिले के निवाई कस्बे में समोसे में ब्लेड का टुकड़ा निकला। कस्टमर जब समोसे में चटनी डाल रहा था तो टुकड़ा दिखाई दिया। ग्राहक की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा टीम ने जैन नमकीन भंडार पर कार्रवाई करते हुए फूड सैंपल लिए। अधिकारियों का कहना है कि अहिंसा सर्किल पर स्थित इस दुकान में जांच के दौरान सभी मिठाई और अन्य सामान खुला हुआ मिला, जहां ग्राहक इस बारे में निवाई पुलिस थाने में शिकायत देने पहुंचा। दुकानदार राजू जैन ने इस संबंध में बात करने से इनकार कर दिया। निवाई थानाधिकारी हरिराम ने बताया कि निवाई के रहने वाले रवि कुमार ने शिकायत दी है। ग्राहक ने दुकानदार को शिकायत की तो उसने मानने से इनकार कर दिया। ग्राहक ने लिखित में शिकायत दी है। इस मामले की जांच की जा रही है। रमेश चंद्र वर्मा, मैं सुबह मॉर्निंग में यहाँ से कचौरी, बड़े, दाल बड़े, वो क्या बोलते हैं उसको, मिर्ची और समोसे लेके गया था। करीब 15-20 तो समोसे थे। और उसके अंदर जैसे मैं घर जाके दोने में लगा के उनको तोड़ा ना, उसमें ब्लेड का पीस मिला है, जो सेविंग ब्लेड होती है वो। किस तरह के आपने अधिकारी को शिकायत की, क्या सूचना रही? अधिकारी के ही घर पे लेके गया था। आप यहाँ पहुँचे हैं, शिकायत की है, क्या कहा है इन्होंने? कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही है पीछे। नहीं, जो मालिक है उसने क्या बोला है? उनसे बात ही नहीं हुई मेरी। आज प्रातः दूरभाष पर हमें कोई शिकायत प्राप्त हुई थी कि किसी ग्राहक द्वारा यहाँ जैन नमकीन भंडार से समोसे, कचौरी, ब्रेड पकोड़े ये लेके गए थे। उनमें एक समोसे में ब्लेड का टुकड़ा निकला है। उन्होंने वीडियो बना करके भी डाला है और शिकायत भी दी है। उस शिकायत बेस पर हम यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। यहाँ तैयार समोसे में से और तैयार चटनी में से सैंपल लेकर के जांच के लिए भिजवा रहे हैं। जांच रिपोर्ट आने पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। हाइजीन कंडीशन या पुअर है वो उसका हम नियमानुसार कार्रवाई करके नोट तैयार करके संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे। कौन उपभोक्ता है सर, इसकी क्या जानकारी है? एक जागरूक उपभोक्ता है जो उन्होंने शिकायत करी है। बताया जा रहा है सर, 10 साल के यहाँ पे कचौरियाँ गई थी तो उसमें ये बड़ी लापरवाही सामने आई। हाँ, हो सकता है। मैं अभी मेरे पास नाम नहीं है, जब भी नाम होगा मैं बताऊंगा, लेकिन एक जागरूक उपभोक्ता है। कौन है ये अभी खुलासा नहीं होगा। किस तरीके से लापरवाही मानते हैं आप? हाँ, अगर ये हुआ है तो बहुत घोर लापरवाही है। इस तरह की लापरवाही से जान माल को नुकसान भी हो सकता है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी हाइजीन कंडीशन वगैरह जो भी है, जिस तरह की है, वो हम नोट डाउन करके नियमानुसार माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है। दशकों पुराने इस स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा, साथ ही यात्रियों के बैठने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही है। उन्नत शौचालय बनाएंगे, साथ ही LED लाइट्स और डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए जा रहे हैं। स्टेशन के विकास कार्यों से स्थानीय निवासियों और यात्रियों में उत्साह का माहौल है। अमृत भारत
स्टेशन के अंतर्गत सवाई माधोपुर स्टेशन पर अभी 12 मीटर का एफओवी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अंतर्गत 6 लिफ्ट का प्रोविज़न है। यात्री सुविधाओं देखते हुए उसमें 6 लिफ्ट लगाने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह से इसमें 10 से 11 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। और अभी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर सवाई माधोपुर स्टेशन पे ABVS के अंतर्गत आरक्षण पर्यवेक्षक और बुकिंग का कार्यालय नया बन रहा है, उसमें भी कार्य प्रगति पर है। इसी तरह से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सर्कुलेटिंग एरिया में तमाम तरह के जो निर्माण कार्य हैं वो ABVS के अंतर्गत प्रगतिशील हैं। इनमें हमारे 4 व्हीलर की अभी नई कार पार्किंग बनाई जा रही है। इसी तरह से तमाम निर्माण कार्य ABVS के अंतर्गत चलने का काम हो रहा है। क्या कुछ अनुमान है सर, कब तक ये कंप्लीट हो सकेंगे? लगभग अक्टूबर 2025 तक इनका टारगेट दिया गया। अभी सम्मानीय DRM साहब ने नए DRM साहब आए थे, अनिल कालरा साहब, उनका निरीक्षण होने का काम हुआ है और उन्होंने एक गाइडलाइन के अंतर्गत सभी फर्म जो यहाँ पे कार्यरत हैं उनको टारगेट टाइम में ही ये निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। पास में पार्किंग का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है। लगभग कितनी गाड़ियाँ आपके पास में आकर के खड़ी होती हैं बताएं? हमारे पास में 700-800 गाड़ी करीब खड़ी हो जाती है डेली की। तो ये सब अभी खुले में रहती हैं? खुले में ही रहती है। अभी ये नया पार्किंग बन रहा है, 3 सेट लग चुका है, कार्य चल रहा है इस पर। थोड़े दिन में इसमें सेट कर देंगे और सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, खुले में रहने से क्या क्या परेशानियां अभी देखने को? खुले में अभी जैसे पहले खुले में रहती थी तो उसमें धूप वगैरह उससे फर्क पड़ता है, कच्चे में थी। अब सारी सुविधाएं अच्छी मिल जाएंगी पार्किंग बनने से। सर एक बात बताइए, जो अमृत वो चल रहा है इसको लेकर क्या बताओगे आप, क्या रहेगा आगे? अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसमें आने वाले समय में 1 वर्ष के अंदर इतनी आप बोलिएगा राष्ट्रीय स्तर की जो फैसिलिटी होती है बड़े स्टेशन में होती है, इंटरनेशनल फैसिलिटी वो मिलेगी। अच्छी पार्किंग सुविधा मिलेगी, अच्छी रेस्टिंग एरिया मिलेगा आपको, यात्रियों के लिए जो है ना एस्केलेटर की फैसिलिटी मिलेगी। आने वाला 1 साल जो है ना रेलवे के लिए बहुत बेहतरीन होगा और भारतीय रेल बहुत आगे जाएगी। धार्मिक नगरी झालरापाटन में भगवान द्वारकाधीश की 61वीं परिक्रमा यात्रा का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में राजस्थान के हाड़ौती अंचल और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। मंगला आरती के बाद शुरू हुई इस परिक्रमा यात्रा में श्रद्धालुओं ने भगवान द्वारकाधीश के जयकारों के साथ ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते हुए भक्ति भाव से भाग लिया। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। जगह जगह चाय, अल्पाहार और भोजन की व्यवस्थाएं की गई थी। साथ ही हल्की ओस और सर्द मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखना ही बन रहा था। चूरू जिले के रतनगढ़ में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने अचानक अपना काफिला मुख्य मार्ग से हटाकर देराजसर गांव की ओर मोड़ दिया। मंत्री के इस औचक निरीक्षण से पंचायत राज विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मंत्री दिलावर ने गांव में पैदल चलकर गलियों का निरीक्षण किया, सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। गांव की गलियों में पानी, कीचड़ और गंदगी देखकर मंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने ग्रामीणों से सफाई व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। ग्रामीणों ने मंत्री को गांव की खराब सफाई व्यवस्था और अन्य समस्याओं से अवगत कराया। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और तत्काल सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। छपरा क्षेत्र में विद्युत चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जयपुर डिस्कॉम की सतर्कता टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 गांवों में 25 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए। जयपुर डिस्कॉम अटरू के अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में सतर्कता दल ने सेमला, रामपुरिया, गोविंदपुरी, पोरलिया और साथ ही कई गांवों में छापेमारी करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान टीम ने 21 सिंगल फेस और 4 3 फेस ट्रांसफार्मर जब्त किए जो अवैध रूप से चलाए जा रहे थे। अवैध ट्रांसफार्मर्स की जब्ती के संबंध में सभी आवश्यक कागजी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में छबड़ा, पाली और बाचना थानों के पुलिसकर्मी, निगम के अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर जिले के नसीराबाद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक सवारी से भरी प्राइवेट बस और ट्रक के आमने सामने टक्कर हो गई। खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण हुए हादसा बेहद गंभीर था। दोनों वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से नसीराबाद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया जहां इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही सराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। पुलिस ने दुर्घटना पर हुए वाहनों को हटाकर यातायात को बहाल किया।